जुमेरात को कैराना में समाजवादी पार्टी के कारकुनों को बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली। जुमेरात को पहले मरहले में कैराना समेत 58 असेंबली सीटों में वोटिंग हुई, जिसमें गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली थी। इस पर जोनल मजिस्ट्रेट कैराना असेंबली का स्टिकर लगा हुआ था। समाजवादी पार्टी के कारकुनों को ये गाड़ी शामली पानीपत हाईवे पर मिली है। जराये के मुताबिक इन कारकुनों के साथ मकामी एसडीएम भी मौजूद थे। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट के सामने ईवीएम को खोला गया। जिला मजिस्ट्रेट ने कबूल किया है कि यह इलेक्शन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी है। मेरठ से हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तंजीर, पूरा मामला क्या है? जी मुनज़्ज़ा, देखिए ये कल जो है शामली और पानीपत हाईवे पर एक गाड़ी मिली है और नाहिद हसन यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और इनकी बहन इकरा को जब ये जानकारी मिली तो उन्होंने फौरन वो वहां पे पहुंची तो ये बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी जिसमें ये एक ईवीएम मिली है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं क्योंकि कोई भी ईवीएम जब स्ट्रांग रूम से निकाली जाती है और उसको जमा किया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में, ये पूरा काम होता है। पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो होते हैं साथ में और बाकायदा एक सर्टिफाइड कॉपी जो है पार्टी रिप्रेजेंटेटिव को दी जाती है जब ईवीएम मूव करती है किसी भी पोलिंग स्टेशन से स्ट्रांग रूम के लिए या जहां पे मतगणना होती है वहां के लिए। डीएसपी लेवल का ऑफिसर जो होता है इसकी निगरानी करता है और जब इलेक्शन होता है तब जो वहां पे तैनात होते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर और जोनल ऑफिसर, इन सब की जिम्मेदारी होती है कि वो ईवीएम को बहुत ही हिफाजत के साथ स्ट्रांग रूम तक पहुंचाएं, जहां पर मतगणना होनी होती है उस रूम तक पहुंचाएं और डबल लॉक में इनको सिक्योरिटी पूरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ जहां पे सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनके साथ वहां पर उनको जमा कराया जाता है। लेकिन ये ईवीएम मिलना कोई ऐसा जो है मामूली चीज नहीं है या फिर इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे पहले आपने देखा कि असम में इसी तरह से बीजेपी के एक कार्यकर्ता की जो गाड़ी थी उसमें ईवीएम मिली थी और फिर हंगामा हुआ था और ये एक मामला जो है कैराना में कल सामने आया है। हालांकि एक जब ये वाकया हुआ तो उस वक्त जो भी ऑफिसर वहां पे पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं, जब ये इस पे इकरा ने सवाल उठाए कि इस तरह से कैसे ईवीएम यहाँ पर मिल सकती है और ये पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी और बिल्कुल जो है इसमें चूक हुई है, तो ऑफिसर सिर्फ ये बताने में लगे रहे और ये साबित करने में लगे रहे कि ये जो है रिजर्व ईवीएम होगी और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, जबकि उस वक्त तक कोई भी जांच नहीं हुई थी उसकी। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के जो वहां पर लीडरान थे, मकामी लीडरान और नाहिद हसन की जो बहन है, जो कि क्योंकि नाहिद हसन जेल में है और वो वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनकी पूरा जो कैंपेनिंग का जिम्मेदारी थी और हर तरह से जो भी इलेक्शन के लिए जरूरतें थी वो सब इकरा ही देख रही थी। पूरा इंतजाम इकरा उनकी बहन देख रही थी और वो फौरन पहुंची हैं। तो उस वक्त तक ऑफिसर यही बताते रहे कि ये रिजर्व ईवीएम है, जबकि जांच नहीं की गई थी। उसके बाद जब हंगामा हुआ है तब उन्होंने इस मामले को दर्ज किया पुलिस ने, क्योंकि गाड़ी जो मिली है उस पर नंबर प्लेट नहीं है, तो पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पूरी तरह से ये इलेक्शन प्रोटोकॉल जो होता है, जिस तरह से ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा कराई जाती है, तो उसकी पूरी तरह से खिलाफवर्जी हुई है। बहुत सिक्योरिटी, एक तरह से सिक्योरिटी लैप्स है ये। बिल्कुल सिक्योरिटी लैप्स है। तंजीर, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। आज वजीर आजम मोदी के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है। दोपहर 12 बजे अल्मोड़ा में अवामी रैली को खिताब करेंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वहीं पीएम मोदी के कासगंज में भी रैली करेंगे। अमित शाह आज शाहजहांपुर और बरेली में रैली करेंगे और बीजेपी के लिए अवाम से वोट की अपील करेंगे। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत तशहीरी मुहिम तेज तर हो गई है। एक तरफ बीजेपी लगातार वोटरों को रागिब करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं ऑपोजिशन पार्टियां भी जोश व खरोश के साथ मैदान में हैं। इसी ज़मन में आज अखिलेश यादव रामपुर का दौरा करेंगे और पार्टी के हक में वोट की अपील करेंगे। इसके अलावा प्रियंका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी कारकुनों के साथ जुड़ेंगी और खिताब भी करेंगी।
वहीं एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी यूपी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। इंतखाबी मुहिम के दौरान वो आज सहारनपुर देवबंद में अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। पीएम में यूपी में अक़लियती तबके की पसमानदगी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान समाजवादी पार्टी और बीजेपी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने का मामला, एक बार फिर हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कर्नाटक हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। हाई कोर्ट ने फिलहाल तालिबात को स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने से मना किया है। हाई कोर्ट ने तालीमी इदारों को खोलने का हुक्म दिया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की कर्नाटक से जुड़ी हुई, कर्नाटक में हिजाब मामले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। एक बार फिर हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कर्नाटक हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। हाई कोर्ट ने फिलहाल तालिबात को स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने से मना किया है। हाई कोर्ट ने तालीमी इदारों को खोलने का हुक्म दिया है। आपको बता दें, इससे पहले भी कल ये मामला कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मामला हाई कोर्ट में है, तो जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता इस पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। वहीं आपको बता दें, हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल तालिबात को स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने से मना किया है और तालीमी इदारों को खोलने का हुक्म भी दिया है। हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, हाई कोर्ट ने फिलहाल हुक्म दिया है कि रिलीजियस अटायर नहीं पहना जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, वहीं अब ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। मुनज़्ज़ा, कर्नाटक के स्कूल में और कॉलेज में हिजाब के मामले में जो कल फिलहाल स्पेशल बेंच ने अंतरिम आदेश दिया था और ये कहा था कि कोई भी धर्म का कोई भी ड्रेस जो है वो पहना नहीं जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी गई थी और इसी अंतरिम आदेश को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पूरी याचिका में ये कहा गया है कि जो आदेश फिलहाल हाई कोर्ट ने जारी किया है, ये आदेश मुस्लिम लड़कियों से भेदभाव के लिए बताया गया है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए। बेंगलोर के मोहम्मद आरिफ के अलावा कर्नाटक के कुछ मस्जिद और मदरसों के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में आज याचिकाकर्ताओं के द्वारा इस मामले की आज जल्द सुनवाई की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कर्नाटक के अंतरिम आदेश को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से कर्नाटक के हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बिल्कुल, एक बार फिर ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के क्या रुख लेता है वो देखने वाली बात होगी। सुशील, बेहद शुक्रिया आपका। हिजाब के मामले में तनाज़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस ताल्लुक से मुंबई में उलमाए किराम की मीटिंग हुई। मीटिंग में उलमा ने आज बरोज़ जुम्मा को यौम हिजाब मनाने और पुरअमन एहतजाज का फैसला किया है। तो आपको बता दें, कर्नाटक में हिजाब का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन उसका असर जो है दीगर रियासतों में भी देखने को मिल रहा है। मुंबई में उलमाए किराम की मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि आज यौम हिजाब मनाया जाएगा और पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। हिजाब को लेकर के बच्चियां कर्नाटक में स्टूडेंट्स लगातार ये एहतजाज कर रही हैं कि हिजाब पहनना उनका हक है, आईनी हक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ये हक दिया है कि वो अपनी मर्जी से जो कपड़ा पहनना चाहे वो पहन सकते हैं। इसी मामले को लेकर के मुंबई में मीटिंग हुई और आज यौम हिजाब पहनने का फैसला लिया है। उलमाए किराम ने मुंबई से हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहिउद्दीन, कर्नाटक से शुरू हुआ ये मामला, महाराष्ट्र में भी उसकी गूंज सुनाई दी जा रही है और वहीं आज जो है यौम हिजाब मनाया जाएगा। जी देखिए, कल उलमा किराम की एक मीटिंग का इनेकाद हुआ और इस मीटिंग में यह फैसला हुआ है कि जो हिजाब के नाम पर सियासत हो रही है और जिस तरह से मुस्लिम बच्चियों को बदनाम किया जा रहा है, ये सरासर गलत है, काबिल मजम्मत है। और जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, तो उलमा इकराम ने भी जो है वो तशवीश का इज़हार किया और हिजाब के मसले को लेकर के जो है वो आज भेंडी बाजार की एक हांडी वाली मस्जिद के बाहर जो है वो हमने एहतजाज किया जाएगा और यौम हिजाब भी मनाया जाएगा।
मुंबई पुलिस ने जो है वो इजाजत नहीं दी है किसी भी किस्म के प्रोटेस्ट की, और बाकायदा वजीर दाखिला ने अपील की है लोगों से कि महाराष्ट्र में जो है वो एहतजाज की सियासत ना की जाए, माहौल पुरअमन है तो पुरअमन रखा जाए। दूसरी बात ये हमने देखा है कल मालेगांव में जो है वो बड़ी तादाद में ख्वातीन कल्लू स्टेडियम में जमा हुई और वहाँ पर उन्होंने मुजाहरा किया। और आज भी जो है वो जुमा की नमाज के साथ साथ जो है वो यौम जुमा के साथ साथ यौम हिजाब जो है वो मनाया जाएगा मालेगांव और दीगर इलाकों में। क्या जो सियासी रंग लिया हुआ है ये पूरा मामला, महाराष्ट्र में भी हम देख रहे हैं कि क्या इस हवाले से सियासत हो रही है? जी देखिए, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो अक्सर वो बेशतर कायदीन जो है वो खामोश है। समाजवादी पार्टी के लीडर रईस शेख ने जो है वो एक खत रवाना किया है वज़ीर दाखिला को, और उस खत में उन्होंने ये डिमांड की है कि तमाम के तमाम स्कूलों कॉलेजों को जो है वो एक नोटिस सर्कुलर जारी किया जाए और सर्कुलर में जो है वो लिखा जाए कि मुस्लिम लड़कियों के साथ किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इससे पहले जो है वो आदित्य ठाकरे का बयान आया है कि यूनिफॉर्म जो है उसी में स्कूल जाना चाहिए, बच्चों को यूनिफॉर्म पर कायम रहना चाहिए। तो इस तरह की बयानबाजी के अलावा जो है वो कुछ बड़ी सियासत यहाँ पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी, महाविकास आघाड़ी की हुकूमत है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना साथ में बैठे हुए हैं, तो इसलिए मालेगांव में महाराष्ट्र में असर कम दिखाई देगा। मयूद्दीन, बेहद शुक्रिया आपका। वहीं कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े ने तूल पकड़ लिया है। 1000 से ज्यादा हुकूक के निस्वा, जमहूरियत पसंद ग्रुपों, माहिरीन तालीम, वकला और समाज के मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हिजाब पहनने वाली मुस्लिम तालिबात को निशाना बनाने के वाक़े की मजम्मत की है। उन्होंने इसे मुस्लिम ख़वातीन के खिलाफ इम्तियाजी सलूक का नया बहाना करार दिया है। एक खुले खत में इन लोगों ने कहा कि उनका मानना है कि हिंदुस्तानी आईन तकसरियत का हुक्म देता है, न कि स्कूलों और कॉलेजों में यकसानियत। इस खत पर तकरीबन 2000 लोगों ने दस्तखत किए हैं। खत में कहा गया है कि हिजाब पहनने वाली तालिबात को अलहदा कमरे में बैठने या कॉलेज छोड़ने और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मुस्लिम कॉलेजों में जाने के लिए कहना इम्तियाजी सलूक के सिवा कुछ नहीं है। 15 रियासतों के 130 से ज्यादा ग्रुपों ने भी इस खत को अपनी हिमायत दी है। तो आपको बता दें कि कर्नाटक का हिजाब मामला और इसकी गूंज पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है। 1000 से ज्यादा हुकूक निस्वा, जमहूरियत पसंद ग्रुपों, माहिरीन तालीम, वकला, समाज के मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हिजाब पहनने वाली मुस्लिम तालिबात को निशाना बनाने के वाक़े की मजम्मत की है। उन्होंने इसे मुस्लिम ख़वातीन के खिलाफ इम्तियाजी सलूक का नया बहाना करार दिया है। एक ओपन लेटर लिखा गया है और इस खत में इन लोगों ने कहा है कि इन लोगों का मानना है कि हिंदुस्तानी आईन जो है हर एक को यह हक देता है कि वो अपनी तरह से पहनावा करे, वो अपना जो रिलीजियस अटायर है उसका पाबंद करे। और इस खत में कहा गया है कि हिजाब पहनने वाली तालिबात को अलहदा कमरे में बैठने या कॉलेज छोड़ने और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मुस्लिम कॉलेजों में जाने के लिए कहना इम्तियाजी सलूक के सिवा कुछ भी नहीं है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुरम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, ओपन लेटर एक लिखा गया है कर्नाटक हिजाब मामले को लेकर के, इस ओपन लेटर में मजीद क्या कुछ कहा गया है? खुरम, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल जी, अब मिल रही है। देखिए, ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से तनाज़े का शिकार हुआ और उसके बाद अदालत तक मामला गया है और अदालत भी इस मामले में काफी एहतियात के साथ काम ले रही है। तो जो समाजी कारकुन है या ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाने वाले तंजीमें हैं या इसी के साथ साथ जो खवातीन की आवाज उठाने वाले तंजीमें हैं, संगठन हैं, वो इस मामले को लेकर के वो ये मानते हैं, चाहे जेएनयू हो या फिर दूसरी जगह पे हो, पीपल्स मूवमेंट हो, पीपल्स फॉर मूवमेंट हो, वॉइस फॉर मूवमेंट हो, इस तरह के जितने भी संगठन हैं, इस तरह की जितनी तंजीमें हैं, उनका कहना यह है कि ये खवातीन को उनकी एजुकेशन से नहीं रोका जा सकता। इस तरह का मामला सिर्फ भेदभाव पर मबनी है, ये एक बहाना है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। इस पूरे लेटर पर 1800 के करीब लोगों ने
दस्तखत किए हैं और 1000 के करीब जो संगठन है, 1300 के करीब जो तंजीमें हैं, उन्होंने इसको हिमायत दी है। तो ये पूरे 21 रियासतों से ये एक लेटर लिखा गया है, ओपन लेटर है और एक तरीके की आवाज उठाने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला अदालत में गया है, ये मसला वहीं से हल होना है। आज 2:30 बजे इस मामले की सुनवाई होनी है। बहरहाल देखना यह होगा कि किस तरीके से ये मसला हल होगा, लेकिन एक आवाज जो है सोसाइटी में वो मुसलसल उठाई जा रही है। मुरज़ा जी बिल्कुल, खुरम बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी यूपी में इंतखाबी मुहिम के दौरान हिजाब पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने पार्टी कारकुनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मजहबी या शख्सी आज़ादी से मुतल्लिक आईनी हक को स्कूल या कॉलेज में खत्म नहीं किया जा सकता है। MIM सदर ने कर्नाटक हाई कोर्ट का हवाला देते हुए ये बात कही। स्कूल में सस्पेंड नहीं होता, संविधान कॉलेज में सस्पेंड नहीं होता। हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए। संविधान क्या स्कूल में खत्म हो जाता? संविधान क्या कॉलेज में खत्म हो जाता? क्या संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 15 स्कूल के बच्चों को और कॉलेज के लड़कियों को अप्लाई नहीं होता? कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पॉलिसी सरकार की है? समाजवादी पार्टी के रुकने असेंबली रईस शेख ने महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला को मकतूब रवाना करते हुए रियासत के तमाम तालीमी इदारों को मुस्लिम लड़कियों के साथ किसी भी किस्म का भेदभाव न करने के मुतालिक हिदायतनामा जारी करने का मुतालबा किया है। रईस शेख ने मुंबई की MMP शाह कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में हिजाब एतराज का हवाला देते हुए रियासती वज़ीर दाखिला की तवज्जो मबजूल कराई है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वन ओशन समिट के आला सतही इजलास से खिताब करेंगे। पीएम मोदी इस छोटी कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब करेंगे। फ्रांस के शहर ब्रेस्ट में अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड बैंक के ताउन से फ्रांस की जानिब से वन ओशन समिट का इनेकाद किया जा रहा है। PMO ने कहा कि इस सरबराही इजलास के आला सतही इजलास से जर्मनी, बरतानिया, जनूबी कोरिया, जापान और कनाडा समेत कई ममालिक के सरबराहान मुमलिकत खिताब करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद समंदर का तहफ़्फ़ुज़ और उसकी हिमायत के लिए ठोस इक़दाम करने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी को मुत्तहिद करना है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं वन ओशन समिट से। विनीत, आज वज़ीर आज़म वर्चुअल खिताब करने वाले हैं। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 2:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वन ओशन समिट को संबोधित करेंगे। एक जो बड़ी बात यहाँ पर सामने में आ रही है कि जिस तरह से ओशन को बचाने की बात जो है, समुद्र को बचाने की बात जो है वो लगातार आ रही है। साथ ही साथ जो समुद्र का इकोसिस्टम है वो प्रभावित ना हो, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से समुद्र में ट्रैफिक बढ़ी है या फिर समुद्र में जिस तरह से जा रहे हैं, उसके बाद जो कवायद चल रही है कि समुद्र का जो इकोसिस्टम है वो बना रहे, इसको लेकर के कवायद चल रही है। और इसमें दुनिया के तमाम जो बड़े देश है वो इसको लेकर के चिंतित है और भारत की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2:30 बजे मैं वो जो समिट को है वो संबोधित करेंगे। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार पर्यावरण को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कहते रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमने देखा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुद्र के किनारे गए थे, वहां पर भी उन्होंने समुद्र के कचरों को निकाला था और वो लगातार ये बात कहते रहे कि समुद्र को बचाना काफी महत्वपूर्ण है। समुद्र को बचाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। विनीत, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज चौथे क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान, जापान और अमेरिका के वज़राए खारजा शरीक होंगे। सफारती सिक्योरिटी, मईशत, कोरोना वबा और इस खित्ते में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल क्वाड यानी 4 फरीकी शराकतकारी इस खित्ते में दिफा और खुशहाली को फ़रोग़ देने का अज़म किए हुए हैं। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्वाड में आज क्या कुछ मुद्दे रहेंगे ज़ेर बहस? नीरज, देखिए 11 तारीख को बैठक और इस बैठक में फिजिकल तौर पे भारतीय विदेश मंत्री के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिकी विदेश मंत्री शामिल होंगे। हिंद प्रशांत
क्षेत्र में कैसे चीन के दबदबे को, हालांकि डायरेक्ट तौर पे क्वाड की तरफ से ये नहीं कहा जाता कि चीन के दबदबे को कम करने की कोशिश है, लेकिन मकसद यही होता है क्वाड का कि आप कैसे चीन के दबदबे को हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो दखल बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में उसको कम किया जाए। हिंद प्रशांत क्षेत्र पे बात होगी। बाकी उस क्षेत्र में जो बार बार क्वाड की तरफ से कहा जाता है कि इंटरनेशनल ऑर्डर के मुताबिक, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वहां के संसाधनों का इस्तेमाल होना चाहिए, किसी का दखल नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे तो होंगे ही, लेकिन इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री से भारतीय विदेश मंत्री की द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। ऑस्ट्रेलिया और जापान को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि उन दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से भी द्विपक्षीय बातचीत होगी कि नहीं, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री की आपसी मुलाकात होगी और दूसरे मुद्दों पर भी बात होगी। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया नीरज आपका। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से ये बड़ी खबर है, एमआईएम की उम्मीदवार ने थामा है एसपी का दामन। तो एमआईएम को झटका, रिया सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई है। रिया सिद्दीकी को सीसामाओ असेंबली से टिकट दिया गया था। यूपी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनावी माहौल है और इस बीच एमआईएम को झटका लगा है। एमआईएम की उम्मीदवार ने एसपी का दामन थाम लिया है। रिया सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई है। आपको बता दें कि रिया सिद्दीकी को सीसामाओ असेंबली से टिकट दिया गया था। पार्टी बदलने का दौर अभी भी जारी है। पहले मरहले के तहत वोटिंग हो चुकी है, दूसरे मरहले की तैयारियों में सियासी पार्टियां जुटी हुई है। इस बीच एमआईएम को झटका, रिया सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया।